में मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अल्लामा इकबाल को ऐसी क्या गलतफहमी लाक हो गई थी कि जिसके बाद ये मौरक़तुल आरा नज़रिया या फ़लसफ़ा उन्होंने पेश किया। और इस वक्त पाकिस्तान जो अपने दो बरादर इस्लामी ममालिक यानी अफ़गानिस्तान और ईरान की जानिब से हमलों की धमकियों की जद में है। इससे पहले इंडिया ने भी कुछ हरकत की जो कि उसका मामूल है, जो उसका वतीरा है। क्या वजह है कि हमारी मसलिहत पसंदी को हमारी कमज़ोरी समझ लिया गया है? क्यों इन धमकियों का खातिर खा जवाब नहीं दिया जाता और क्यों हमारी तरफ से बार बार एक तरफ़ा दोस्ती का राग अलापा जाता है? हम मेहमानों का तारुफ आपसे कराता चलूँ। मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिद अमीन साहब, साबिक़ सफ़ारतकार हैं। हमें अब पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, माहिर हैं अफ़गान उमूर के। तारिक पीरज़ादा साहब, मारूफ़ तज़कियाकार, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली, दिफ़ाई तज़कियाकार हैं। शाहिद अमीन साहब, सर आपको शरीक गुफ्तगू करते हुए सर पहला सवाल मेरा ये होगा, हमारी मसलिहत कोशी को कुछ रियासतें अगर हमारी कमज़ोरी समझ बैठें तो आपके ख़्याल में हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए जी, हर मसले की अपनी पेचीदगियाँ होती हैं, कोई सिंप्लीफिकेशन करके कोई जनरल बात नहीं कही जा सकती। अफ़गानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारी बदकिस्मती है कि वक्त के साथ मालूम होता है कि ताल्लुक़ात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और जो लेटेस्ट वाक़या था चमन में उनकी बिला इश्तियाल बमबारी, जिसमें बहुत सारे हमारे शहरी शहीद हुए, जो भी उनका बहाना था या उन्होंने जो एक्सक्यूज़ सामने रखा कि उनका ख्याल था हमारे लोग उनके इलाके में आ गए वगैरह, लेकिन जो कुछ भी शिकायत थी उसका जवाब ये नहीं था कि फ़ौरन बमबारी शुरू कर दी जाए। उसके बीच में और भी तरीक़े थे, बातचीत का ज़रिया था, ज़ाहिर है एक थोड़ा सा वक्त लिया जा सकता था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाब दिया गया और हमारे ज़राए का कहना है कि 50 अफ़गान मारे गए। तो ये तो एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि दो बरादर मुल्कों में, जिनके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर ताल्लुकात हों, वहाँ पे एक दूसरे पे गोलियाँ चल रही हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपको शरीक गुफ्तगू करूँगा। सर शाहिद अमीन साहब ने अभी फरमाया बड़ी अफसोसनाक बात है। आखिर अच्छा, रुस्तम शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। तारिक पीरज़ादा साहब की तरफ जाऊंगा। तारिक साहब, सर ये फरमाइएगा, शाहिद अमीन साहब ने अभी फरमाया ये एक बड़ा अफसोसनाक अमर था अफ़गान हुकूमत का या अफ़गान फोर्सेस का, इस तरह की बिला इख्तियार कार्रवाई। आपके ख्याल में इस कार्रवाई का प्रॉपर जवाब क्या हो सकता था? वो जो हमने एक दिन बाद किया या उसके बाद वो तर्ज अमल जिसका अफ़गान हुकूमत ने मुज़ाहरा किया? इसके दो जवाब हैं। एक तो इसका फ़ौजी जवाब था और वो जवाब जो हमने दिया वो तो इसलिए दिया कि एक हमले के बाद आपने कुछ ना कोई कार्रवाई करनी होती है। लेकिन अगर आप अस्करी इस्तिलाहात में बात करें तो एक चीज़ होती है अस्करी अदारों का, इंटेलिजेंस के अदारों का एनिमी लाइंस के पीछे काम करना खामोशी से, और दुनिया के बेशतर ममालिक में जहाँ जहाँ झगड़े या तनाज़ात मौजूद हैं वहाँ दानिशमंद रियासतें ये इकदाम मुस्तकिल पॉलिसी के तौर पर इख्तियार कर लेती हैं। चुनाचे अमन हो या जंग, आपके लोग उस तरफ सरहद के पार जहाँ इस किस्म की जंग की सूरत हाल हो और जो 15 साल से है, आपने खामोशी के साथ अपने लोगों को वहाँ रखना है और अपने दिफाई इक़दाम करने हैं। और जब इस किस्म की बेहुदा सूरत हाल हो कि मर्दमशुमारी के लिए लोग आ रहे हैं और कोई फ़ाइल खोलने वाला है, तो यकीनन नज़र रखने वाले अदारे उसका तोड़ करने के लिए कुछ इक़दाम करते हैं और ये उससे सूरत हाल में बचाव की सूरत भी पैदा हो सकती है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ वो पॉलिसी वाज़ेह नहीं है कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ चलना किस तरह है और अफ़गानिस्तान कह रहा हूँ काबुल की हुकूमत के साथ किस तरह चलना है। याद रखें कि काबुल के अंदर कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये वो हुकूमत है जैसे जान कैरी ने अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान एक सौदेबाजी के नतीजे में कायम किया था और जिसको दहशतगर्दी की उस भारत की तरफ से पूरी तायद हासिल है। और भारत को एक काबुल की हुकूमत अफ़गानिस्तान की हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा मौजू है उनके लिए। उसकी वजह यह है कि ये लोग जिनके पीछे इनके अवाम नहीं है, जिनके पीछे कोई अदारे और इंतज़ामी क़ुव्वत नहीं है, इनको अगर किसी बाहर की क़ुव्वतों से मदद ना मिले तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते। चुनांचे ये तयशुदा बात है कि आज अगर अमरीकी फ़ौजें वापस चली जाएँ और नेटो की और कुछ और इमदाद इधर उधर से बंद हो जाए तो अशरफ गनी साहब की हुकूमत जो है वो कागज़ के पत्तों की तरह नीचे गिर पड़ेगी। तो मैं ये वो दरख्त के पत्तों की तरह नीचे गिर पड़ेगी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये तो उसका अस्करी जवाब था कि बिहाइंड द एनिमी लाइंस, दुश्मन की सफ़ों के पीछे आपने अस्करी
पॉलिसी के तौर पर अपने आप को मौजूद रखना है, ख़ास तौर पर इन हालात में जबकि वहाँ एक जंग जारी है और वो जंग जो है बराह रास्त आपके यहाँ मुंतकिल होती रहती है। किस सूरत में इस दहशतगर्दी की उस लकीर की सूरत में जो नई दिल्ली से शुरू होती है, अशरफ गनी के काबुल तक आती है और वहाँ से अफगानिस्तान तक। आपने अफगानिस्तान में दो बड़े, अभी बलूचिस्तान में दो बड़े हमले देखे। सर, बलूचिस्तान के हमले में जाने से पहले मैं गजनफर साहब के पास जाना चाहूँगा। गजनफर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हमले के बाद, अफगानिस्तान की जानिब से हमले के बाद हमारी तरफ से भी रिएक्ट किया गया। बताया गया, IGFC ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी 50 अफगान फ़ौजियों को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है। उसके बाद फिर अफगानिस्तान की तरफ से वजाहत पेश की गई कि जी 50 नहीं, सिर्फ 2 फ़ौजी हलाक हुए हैं। तादाद से क़तई नज़र जो कार्रवाई हमारी तरफ से हुई, आपके ख्याल में वो सफिशेंट थी, एप्रोप्रिएट थी, सबक आमोज थी? जिसके बाद अफ़गान सफ़ीर भी जो है वो पैंतरे बदलने लगे, इल्ज़ामात के साथ साथ मदद की अपील कर डाली और फरमाया कि अमन के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई सहूलतकार नहीं। क्या फरमाएंगे? तो बात यह है कि जैसे आपने खुद बात किया, नंबर के यहाँ पे 5 हुए तो वहाँ पे 10 हुए। बुनियादी तौर पर सोचने की बात यह है कि ये चीजें हो क्यों रही है और इनका तदारुक क्या है। इनका तदारुक जैसे आपने अफगानिस्तान में कहा, इनका तदारुक जो है वो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, इसका तदारुक कोई आपको इनिशिएटिव और कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी है। आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के वास्ते खासतौर पर जब आप बात करते हैं, दोनों हुकूमतें आपस में बात करती है, ये पाकिस्तान से डिस्कस करता है जो आपका यूनिटी गवर्नमेंट नहीं है बल्कि डिसयूनिटी गवर्नमेंट है। और बुनियादी तौर पर अब्दुल्ला उनके जो लोग हैं वो इंडिया के टर्म्स हैं, उनके खिलाफ से पढ़ते हैं, तो फैसले तो उनके अंदर से नहीं होते, फैसले तो उनके ऊपर थोपे जाते हैं। इसलिए कि माजी में आपने देखा तो बामन रुकनी इंडियन डिफेंस फोर्सेस का एक वक्त आया था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की फौज को, पुलिस को एडवाइस करने की, और उनमें से बेशतर लोग अभी तक वही स्टे कर रहे हैं। और उन्होंने अपने फॉरवर्ड बेसिस जो है अफगान फोर्सेस के, वहां पे उन्होंने उनके साथ जो है वो एज ए कंसल्टेंट और एज ए एडवाइजर शामिल। तो अफगानिस्तान के अंदर से जो फैसला, काबुल के अंदर से जो फैसला होता है कि हुकूमत काबुल से 15 किलोमीटर तक रिस्ट्रिक्टेड है और पुलिसिंग फोर्सेस भी 15 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो कोई फैसला जो होता है इसके ऊपर जो करते हैं वो इंडियन ओरिएंटेड फैसला होता है, अमेरिकन पैटर्नेज है उस फैसले। तो आप इस तरह करके पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन फैलाएं। अब बात यह है कि जब जो चीजें हैं तो इसमें सिर्फ काबुल की हुकूमत तो ना आई, इसमें तो इंडिया का भी रोल आ गया, इसमें इवन अमेरिकन का भी रोल आ गया। तो हमारे मिलिट्री लेवल पे एक ट्राइपार्टाइट समिट है जिसका परसों GSU में इजलास भी हुआ है। और वहाँ पे जो अफगान भी बैठे होते हैं, अमेरिकन भी बैठे होते हैं, पाकिस्तान भी बैठा होता है। तो एक तो इन चीजों को वहाँ पे कंसिस्टेंटली, और ये अमेरिकन के सामने एक चीज रखी है, अफगान गवर्नमेंट है नोटिफाइड गवर्नमेंट, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये असल में जो पेट्रोनेट है अमेरिका की पेट्रोनेट है, इंडिया की एडवाइस है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है, एक ऐसी स्टेट ऑफ डिनाइल है हमारे यहाँ इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, कि हमारे इंडिया के हवाले से हम लोग बिल्कुल तस्वुर ही नहीं करते। कहाँ के वो अपना बैकवर्ड डिप्लोमेसी चल रही है, हम बोलते नहीं। कुलभूषण पे हमारे आज तक कुलभूषण पे हमारे लीडर। सर कुलभूषण एक पूरा सब्जेक्ट है, कुलभूषण पे आऊंगा सर मैं, या शाहिद अमीन साहब से सर फतह कलामी माफ, शाहिद अमीन साहब से एक अहम नुक्ता डिस्कस करना चाह रहा हूँ। शाहिद अमीन साहब, ईरानी सफ़ीर का एक बयान यहाँ सामने मौजूद है, फरमाते हैं कोई दहशतगर्द ग्रुप पाक ईरान ताल्लुकात का तयन नहीं कर सकता। ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बयान को सयाक़ुस सबाक़ से हटकर देखा गया है। कोई दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का तयन नहीं कर सकता। ईरानी आर्मी चीफ के बयान के बाद मुझे पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा में बुलाया गया। मैंने वजाहत की कि जनरल बाकरी के बयान के कुछ हिस्से को गलत समझा गया है। 20 करोड़ लोग इतने नादान हैं कि एक बयान के ऊपर जो वाज़ेह सरीहन धमकी थी गलत समझ बैठे। और एक ईरानी मेहदी हुनर दोस्त, सॉरी, उनके पास दानाई थी, उनके पास फहम था। हम सारे के सारे जो हैं ऐसे ही हैं। आपकी बात सही है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे माजी में भी ईरान के बड़े सीनियर हुकाम ने पाकिस्तान को बड़ी शदीद धमकियाँ दी हैं। अब से 3-4 साल पहले भी मुझे याद है कि ये धमकी दी गई थी कि ईरान फ़ौज पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, जो कि ज़ाहिर है कि बिल्कुल ही हमारी सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ और नाकाबिले कबूल वाले बात होती है। उसका नतीजा बिल्कुल एक फ़ौजी तसादुम होता। तो ऐसी बात करनी जो है बहुत नई नहीं है और एक धमकी है जो नाकाबिले बर्दाश्त बात है। लेकिन यह कि बहरहाल इस सिलसिले में बातचीत हो रही है। ईरान के सफ़ीर ने
एक निस्बतन एक नरम रवैया अख्तियार किया है, कहा है बात को गलत समझा गया वगैरह वगैरह। अगर गलत समझा गया तो फिर ईरान को इसकी तस्हीह करनी चाहिए और आइंदा इस किस्म के बयानात से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन गोइंग बैक टू दिस चमन थिंग, हमारी तरफ से एक्शन तो लिया गया, फ़ौरन चमन का बॉर्डर बंद कर दिया गया जो एक किस्म की अफ़गानिस्तान की लाइफ लाइन है। और फिर आना जाना लोग मरीज़ों का, डॉक्टरों, स्टूडेंट्स का, दीगर चीज़ों का, ट्रेडर्स का, बड़ा इसके दूरदर्श नताइज होते हैं। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि यकीनन हमें अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जो भी मौजूद तजावीज़ आती हैं उस पर गौर करना चाहिए, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान की थोड़ी टेल ट्विस्टिंग की भी ज़रूरत है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा 1961 में अफ़गानिस्तान का एक लश्कर जो था बाकायदा बाजौड़ में घुस गया था, ऑलमोस्ट एक फ़ौजी एक इंट्रूजन थी और अयूब खान का पीरियड था, उनको इतनी पिटाई की गई कि फिर सालों तक वहाँ पे वो लोग वापस नहीं आए। तो बाज़ वक़्त आपको थोड़ा सा टफ पोजीशन भी लेनी चाहिए। तो अल्लामा इकबाल का वो नज़रिया जिसका मैंने जिक्र किया वो सही साबित हुआ। जी बिल्कुल, मतलब ये कि बावजूद इसके वो हमारे दोस्त हैं, बरादर मुल्क हैं, हम चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर मुस्तकिल हमें प्रोवोक किया जाएगा और अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो एक्टिविटी और बढ़ा बिल्कुल बढ़ेगी। तारिक पीरज़ादा साहब, सर मुझे ये बताइएगा, आर्मी चीफ का भी बयान यहाँ वक्तन फ़वक्तन आता रहता है, इंडिया की जो हरकतें हैं उसके ऊपर भी उसको बार बार तंबीह की जाती है, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बातें होती हैं। जब ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो सन्नाटा छा जाता है। ये जय और वीरू वाली जो दोस्ती है ये सिर्फ वन साइडेड क्यों होती है? एक बात। दूसरा, ISPR DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने साइलेंस तोड़ते हुए फरमा दिया, दहशतगर्दी ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते से होती है, दोनों को खोना नहीं चाहते, धमकियों का जवाब दे दिया। अब ये मुझे बताइए सर कि अगर हम दोनों को खोना नहीं चाहते और उनको पाने की भी कोई तरकीब हमारे पास नहीं है, क्योंकि पीछे शायद ये नजर आ रहा है गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मोदी साहब का सर भी थोड़ा सा मौजूद है, क्या करना चाहिए इसके सद्देबाब के लिए? देखिए, एक बात ईरान के मुतालिक गुज़श्ता 400 साल से आपको याद रखनी चाहिए। ये जब से सफ़वी ख़ानदान की वहाँ पर हुकूमत आई थी, ये मुसलमान दुनिया में ईरान का जो बुनियादी तौर पर किरदार रहा है, और इसमें शायद ईरान के एक निस्बतन बेहतर दौर में भी ये बात थी कि वो कहा करता था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो बलूचिस्तान की तरफ का इंतज़ाम हम करेंगे, कुछ इस तरह के अल्फाज हुआ करते थे उसके। हालांकि वो बेहतर हुक्मरान था ईरान के पाकिस्तान की हद तक निस्बतन। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि 400 साल से मुसलमान दुनिया में ईरान का जो किरदार है वो एक मुश्किल का बाइस बना हुआ है। उस्मानियों के साथ इनके झगड़े हुए, अभी हम सब बात कर रहे हैं कि ईरान के वो जो वज़ीर उस क्या कहते हैं सिपह सालार हैं दहकानी साहब, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है। लेकिन ज़रा सा एक मिनट, उसमें अहम तरीन एक और नुकता भी है। जब वो हमें धमकी दे रहे थे उससे 1 या 2 दिन पहले वो तमाम के तमाम सऊदी अरब को तबाह करने की भी धमकी दे रहे थे, सिवाय मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना के, क्योंकि उनसे पहले एक मोहम्मद बिन सलमान जो वज़ीर दिफा है, उसे क्या कहते हैं, उनका एक बयान आया था। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट मौजू छेड़ दिया है, लेकिन यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप ही के पास आकर की ये गुफ्तगू यहीं से, नाज़रीन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गजम्फर साहब, सर असलम बेग साहब, साबिक आर्मी चीफ का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते हैं ईरान अफगान धमकियों पर हुकूमती खामोशी साजिश है, कौम का जहन तब्दील कर दिया गया है। आपके ख्याल में अगर ये साजिश हो रही है तो इसको रिस्पॉन्ड कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है और उस रिस्पॉन्स का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? लेकिन जब मैं आपसे प्रमोशन का जिक्र कर रहा था तो मैं उसमें लिंक ये करना चाहता था कि जब से वो पकड़ा गया पाकिस्तान के यहाँ पोलिटिकल लीडरशिप की दबाने को फिर अब उसको मार्शल के जरिए फांसी तो दे दी गई है, लेकिन वहाँ पे कोई बोलने पर राजी नहीं है और इसीलिए इंडिया उसको ICJ में लेके गया। बात कहने की है कि जब आप अपने स्टाफ पे खड़ा नहीं होना चाहते, जब आपको अपने स्टाफ पे खड़े होने का विजन नहीं है, आप मुस्तकबिल में नहीं देख रहे, और यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट है जो आपको खुद नजर आ रही है, या JIT के इन्वॉल्वमेंट है या डॉनलीग का इन्वॉल्वमेंट है। इनवर्ड लुकिंग लीडरशिप जो है वो आउटवर्ड लुकिंग चीजों को देखी गई है। अब बात है कि ईरान से जब आप बात करते हैं तो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो हमेशा हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आई ये मेयर रिलेशन की वजह से एक तरफ
जनरल राहील शरीफ की जो इस्लामिक फोर्सेस में जो अपॉइंटमेंट है और उसके साथ जिस तरह जब इससे पहले जो सऊदी अरब के खिलाफ जो स्टेटमेंट आई, उससे पहले सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट जो जांच के हवाले से आई है, इस पर पाकिस्तान जो है राहील शरीफ के अपॉइंटमेंट एक बड़ी बन गया। अब इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद जो है वो ईरान को तस्लीम कर रहा है कि उसको वो सेक्टेरियन बेसिस पे देख रहा है, लेकिन अगर उसको बेहतर वाइड स्पेक्ट्रम में आप देख के ये सोचें कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंसर्जेंसी या टेररिज्म है जो मुसलमान ममालिक की बॉर्डर के अंदर सेक्टेरियन पॉइंटमेंट या बाकी पॉइंटमेंट पर करके इम्पोज किया जाता है, जैसे ISIS क्रिएशन किसकी है, किसको नहीं पता कि ISIS की क्रिएशन है। और सीरिया में क्या हो रहा है, किस तरह अमेरिकन फोर्सेस को ट्रेड करके लड़ाया जा रहा है बशर अल-असद बाकी फोर्सेस का, अल-नुसरा फ्रंट का कहाँ गया, सीरियन आर्मी क्या है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जो दहशतगर्द तंजीमों को फाइनेंस करते हैं उनकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें CIA है, मुस्तैद है, अब रॉ और एडीएस का विरोध आ गया है। तो ये तमाम चीजें तो हो रही है कि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम कंट्री एक इत्तेहाद के जरिए इनको अपने अंदर आने से रोक सके तो ये तो ईरान के लिए फायदा होगा और बाकी मुसलमान हमारे के लिए फायदा होगा। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम चीजों को मुस्तकबिल के प्रिज्म से नहीं देख रहे, डे टू डे बेसिस पे आप सर हमारे यहाँ गलती हो रही है, लेकिन इसी गलती की तस्हीह के लिए आकाओं का बयान आया है। फरमाते हैं पाकिस्तान सिफारतकारी से अफ़गानिस्तान में मफादात हासिल करे, अमरीकी मुशीर सलामती। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में अपने मफादात के उसूल के लिए तशद्दुद नहीं, सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। हम सब ने कई बरसों से ये उम्मीद रखी है कि पाकिस्तानी लीडरान समझ जाएंगे कि ये उनके अपने मफाद में है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उनकी आईसाइट वीक है या यहाँ मामला कुछ और है। मतलब हमारे साथ तो उल्टा ही हो रहा है, गोले आ रहे हैं तो यहाँ आ रहे हैं और ऊपर से हमें ही अमन का राग सुनाया जा रहा है। और ख़ुद अमेरिका की क्या पॉलिसी है जी बिल्कुल, और नॉर्थ कोरिया के बारे में उनके क्या अज़ाइम है। तो बहरहाल देखिए, मैं नहीं कहता कि हमें हर चीज़ में जारहाना रवैया रखना चाहिए। यकीनन बाज़ जगह डिप्लोमेसी का भी एक काम है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त हाई टाइम टू टेक सम एक्शन, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम एक किस्म का जारहाना महाज उनके ख़िलाफ़ खोल दें। एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ हमारे इतनी चीज़ें मुश्तरका हैं, और दूसरे हमारा सबसे बड़ा ख़तरा तो इंडिया की तरफ से ईस्टर्न बॉर्डर आपका हॉट बॉर्डर है। अब आप वेस्टर्न बॉर्डर को भी हॉट कर देते हैं तो अपने लिए आप दुश्वारियाँ पैदा करेंगे। तो जो कहते हैं तारीख़ी तौर पे 2 फ्रंट वॉर जो है कभी आपके लिए हक़ में नहीं जाती है। तो अफ़गानिस्तान के मसले को काफ़ी दानिशमंदी के साथ हल करना चाहिए, जिसमें ताकत का भी एक पहलू है, दबाव का भी एक पहलू है, मज़ाकरात का भी पहलू है। और एक चीज़ जो है जो बिल्कुल वाज़ेह है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के अपने कौमी मफाद में है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। वो क्यों? एक तो वो लैंड लॉक्ड मुल्क है, सारा ट्रांजिट रूट उनका थ्रू पाकिस्तान है, पाकिस्तान उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ख़ास तौर पे उनके फ्रेश फ्रूट के लिए। फिर इतने बेशुमार लोग इधर से बटे हुए हैं, आने जाने का सिलसिला है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अफ़गानिस्तान को ख़ुद उस बात को समझना चाहिए या उसको समझाना चाहिए कि आप खुदकशी करने पे क्यों माइल हैं, क्यों पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने पे आप लेकिन एक आदमी खुदकुशी पे तुला है तो आप और मैं उसकी मदद नहीं कर सकते। सर ये मुझे बताइएगा तारिक पीरज़ादा साहब, कुलभूषण मौसूफ तक रसाई मांग ली है ईरान ने, यानी भारत तो था ही था, अब ईरान को भी चाहिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं वो ईरान वाली बात ज़रा नामुकम्मल रह गई है, उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखिए, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं, सफारती ताल्लुकात, वो ज़्यादा से ज़्यादा गैर जारहाना रखे जा सकते हैं, वो कभी मामूल पर नहीं आ सकते। और उसका ताल्लुक़ ईरान की खारजा पॉलिसी से है। ईरान की खारजा पॉलिसी के 2 हिस्से हैं आजकल, शाह के ज़माने में सिर्फ एक था। शाह के ज़माने में खारजा पॉलिसी जो थी वो खलीज फ़ारस में ईरान के इक़्तिदार को कायम करने का था, सियासी, सफारती, इक़्तिसादी। इस वक्त जो है, एक तरफ ईरान के आइन को पढ़ें तो वो अकायद के ज़रिए अपनी खारजा पॉलिसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम में और इराक़ में जो उनका किरदार है उसको देख लें, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो उनके मामलात हैं उसमें ज़रा आप एक बात गौर से देखें, हो क्या रहा है। अयूब खां और इस तरह जो बॉर्डर की सरहदी फैसले हुए थे तो हमारी बेशुमार बलोच जो हैं वो उधर इलाका गया और उसमें लोग भी चले गए। अब उस तरफ जो है बेशुमार कत्लेआम जो है ईरानी फ़ौजों के हाथों उन बलोचों का होता है, उसके रद्द अमल में कार्रवाई होती है, उसके रद्द अमल में यहाँ वो बॉर्डर भी पार करते हैं। कोई शख्स, मुनाफकत इतनी हो गई है हमारे मुल्क में और सिफारतकारी बिल्कुल मर चुकी है कि उनको कोई
ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि वो तो हमले की हम पर बात कर सकते हैं कि भाई ये जो झगड़ा हो रहा है ये आपके सख्त गिरी के सबब हो रहा है, वहाँ पे ये आराम से इस वजह से नहीं हो रहा है। तो ये बातें समझने की। एक बात ये कहने की, ईरान को ज़रूरत है आपके उनके साथ, मैं दोबारा कहता हूँ, बहुत अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं होंगे। ये जो लोग यहाँ फजूल किस्म की बातें करते हैं बैठ के, सियासतदानों या दानिश्वर के ईरान के साथ मिसाली ताल्लुकात होंगे, कभी नहीं हो सकते। उनकी खारजा पॉलिसी आपकी खारजा पॉलिसी के साथ मुतसादिम है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, अभी आपने कुलभूषण का हवाला दिया, उनको चाहिए था चुप करके हमारे साथ ताउन करते, लेकिन आप देखें 10% भी ताउन नहीं है। नतीजा ये है कि चाय बहार हो, और ये जो फिल्मी किस्म के बयानात आने शुरू हो जाते हैं कि चाय बहार जो है वो ग्वादर की सिस्टर पोर्ट है, इस किस्म के बाजारी कलमात जो बिल्कुल सच्चाई के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। देखिए वहाँ भारत अपना एक असर रसूख कायम कर रहा है, ईरान के साथ उसके ताल्लुकात हैं, ईरान और हिंदुस्तान के मफादात मुश्तरक हैं, स्ट्रेटिजिक हैं, दूसरे भी। चुनांचे वो पाकिस्तान के साथ मामला ईरान का बन नहीं सकेगा, और जब तक कि मौजूदा हुकूमत कायम है या मौजूदा हुकूमत के अंदर कोई इनकलाब आ जाए। पे दुनिया कायम है। सर आखिरी हिस्से में प्रोग्राम के हम पहुंच चुके हैं। गजनफर साहब, सर मुझे ये बता दीजिए, एक तरफ तो हमने कहा है कि ईरान से शिकायत की दूरी के लिए हम ताउन के लिए तैयार हैं, ईरान मालूमात दे, हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ नासिर जंजुआ साहब ने फरमा दिया कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी एक तरफ हमने मसलियत कोशी भी बरती जो जायज़ थी, होनी भी चाहिए, सिफारतकारी के ज़राए भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो होने भी चाहिए, और दूसरी तरफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने अपने अज़ाइम का इज़हार भी कर दिया। आपके ख्याल में एक मुल्क कोई भी हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, अमरीका हो, व्हाटएवर कोई भी हो, आपके ख्याल में इन लोगों को ये बात समझ में आएगी? बात क्यों नहीं करेंगे, बात उनकी समझ में नहीं आएगी। एक तो और दूसरा मैंने आपसे पढ़ा किया कि अफगानिस्तान से जब मामला आता है तो वहाँ पे इंडिया आ जाता है और उसका ठेकेदार अमेरिका आ जाता है। ईरान का भी जब मामला आता है तो ईरान के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है जो इंडियन फोर्सेज का, उनकी बड़ी कोलैबोरेशन रही है। लेकिन ईरान के मामले में एक और चीज याद रखिएगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रेफरेंसेस जो मर्जी हो, लेकिन चाइना एक ऐसा प्लेयर है जिसके तमाम मामला से जब तक ईरान के ऊपर इस्लामिक सेक्टर नहीं है, चाइना ईरान के साथ बातचीत तेज करता रहा है। एक ही मुल्क था जो ईरान के साथ बातचीत तेज करता। तो पाकिस्तान से चाइना के साथ ताल्लुकात का सोचना है, आइडियलिज्म के अगर हम नहीं भी जाते तो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप रखनी इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की भी बहुत कंपल्सन है। इस वक्त आपके ईस्टर्न बॉर्डर के साथ वेस्टर्न बॉर्डर भी आ है। हमारा अभी तक कम से कम ईरानियन बॉर्डर पे आपकी एसपी गैर पॉलिटिक बॉर्डर को रुकावट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से इसको एक्सकलेशन, उस एक्सकलेशन से लेके ना जाएं जहाँ पे अपनी फिजिकल डिप्लॉयमेंट आती है। ये पाकिस्तान की कंपल्शन है। अफगानिस्तान के अंदर हमारी एक्टिव डिप्लॉयमेंट, और आप अपन नीचे अपना जुरजमक से शुरू करके अपन बाजोर तक चले जाए, ऊपर तक चले, हमारी एक्टिव डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। हम वहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी गुफ्तगू को वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है अपने मेहमानों से। सर शाहिद साहब ये मुझे बताइएगा, इतने अरसे पाकिस्तान ने अफ़गान ब्रदर दोस्तों की, भाइयों की मेहमान नवाजी की, इतना तवील अरसा उनका यहाँ हमारे क़याम रहा, उसके बाद उन तमाम खिदमात का सिला जो कुछ है वो आपके सामने, उसके लिए तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने सिर्फ एक पार्लियामेंट क्या बना करके दे दी, चंद अस्पताल क्या बना के दे दिए, हमें फरामोश कर दिया गया, हमारी खिदमात सब भुला दी गई। ये मफादात का मामला है या असल गेम क्या है? इसमें कुछ तो एहसान फरामोशी की बात है और मैं किसी मुल्क के बारे में बुरे कलमात नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन अफ़गानिस्तान की एक रिवायत है कि जो मोहसिन हैं उनका किरदार वो भूल जाते हैं। और आपने महाजरीन की बात की, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है, जब अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन के कब्ज़े में था और एक अजीम जदोजहद हो रही थी, उसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल था। बल्कि ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की मदद के बगैर सोवियत फोर्सेस जो थी अफ़गानिस्तान से नहीं निकलती और उनका जब कब्ज़ा जारी रहता। तो ये हमने उनकी इतनी अजीम उनकी मदद की है जिसका उनको नस्लों तक याद रखना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा कि वो सारी चीज़ें मालूम होता है फरामोश हो गई हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सिर्फ वो कुछ हस्पताल बनाने से या पार्लियामेंट बनाने से नहीं, इसमें जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर शामिल हैं, अफ़गानिस्तान में एक नैरेटिव डेवलप हो गया है कि पाकिस्तान जो है उनके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है,
और तालिबान जो वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पे या पाकिस्तान की मंजूरी से हो रही है, जो बिल्कुल एक झूठ और बिल्कुल सरासर गलत बयान। हमारा तालिबान पे इस काम का कोई ना असर था ना असर है। और ये सारा एक अफ़गानिस्तान का इंडिजिनस मूवमेंट है। सारा का जो उनकी नाकामी, फौजी नाकामी होती है, उसके लिए मलबा पाकिस्तान पे डाल देते हैं। हमें स्केप गोट बनाया हुआ है और ये सिलसिला जो है ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि तालिबान वक्त के साथ कमज़ोर होने के बजाय ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये जो लोग तवक्को करते हैं कि हम अफगानिस्तान से प्यार मोहब्बत से समझाएंगे, मैं नहीं समझता कि वी आर गोइंग एनीवेयर, क्योंकि उनके यहाँ एक नैरेटिव डेवलप हो गया कि जो भी तालिबान की कामयाबी होती है वो सारा कैसा पाकिस्तान का कसूर है। तो इन हालात में आप बताइए ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा, तारिक पीरज़ादा साहब, सरताज अजीज़ साहब ने फरमाया है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक बाब दोस्ती बंद रहेगा। सर, ये दोस्ती का बाब बंद हो जाएगा, लेकिन दहशतगर्दी का दरवाज़ा अगर वहाँ से फिर खोल दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, वो उसका एक जवाब है। उस वक्त जब मैं बात कर रहा था दुश्मन की सफ़ों के पीछे, बिहाइंड द एनिमी लाइंस, अपना पूरा एक पॉलिसी के तौर पे काम करने का, तो उस नुक्ते का दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट है। बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये जो हमारे नीम अस्करी, उसे क्या कहते हैं, दस्ते हैं, को FC के, फ्रंटियर कोर के, फलाना ढिमकाना, बात ये है अब इन नीम गैर तरबियत याफ्ता या नीम तरबियत याफ्ता जो अस्करी क़ुव्वतों का इस्तेमाल है, ये गुजर चुका है। चूँकि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता, बहुत ज़्यादा जदीद असलहे से लैस और बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी के साथ काम करते हैं। आपने ये जो 500 से 700 किलोमीटर का फाटा का इलाका है, ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको 3 साढ़े 3 डिवीज़न फ़ौज की ज़रूरत है। मुस्तकिल तौर पर ये पूरे हेलीकॉप्टर्स के साथ, फोर्स के साथ उसको काम करना है और यहाँ पर इसको आपने सील कर देना है। सील करने का मतलब ये नहीं है कि कभी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि वाक़यात अगर 100% हो रहे हैं तो 10% पे आ जाएं और 10% हो रहे हैं तो 2% पर आ जाएं, कम से कम हो जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह। भूल जाएं किसी ये कापी मंसूबा। अफ़गानिस्तान के मामलात अगले दसियों साल अभी ठीक नहीं हो सकते। अभी 2 दिन हुए वाशिंगटन से खबर आई है कि अफ़गानिस्तान के हालात वाशिंगटन के अपनी सोच के मुताबिक आइंदा ख़राब होने वाले हैं इस साल में ख़ास तौर पे। चुनांचे वो कुछ फ़ौज मज़ीद भेजने के मतलब बात हो रही है, तो आप उस तरफ सोचना बंद कर दें कि वहाँ से ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। आपने अपनी बॉर्डर को इस तरह करे कि आपके मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है वो कम तरीन सतह पर आ जाए। ये तो आपके अफ़गानिस्तान का हाल है। रहा ईरान का हाल, हमने जिक्र किया, उनसे बात करें, नहीं होता तो फासला ज़रूर रखें और मुनासिब जवाब देते रहें, मामलात को ज़्यादा ख़राब ना होने दें। बाकी रह गई ये इंडिया की बात, तो इंडिया के साथ देखें आपकी जो सियासी क़यादत है मियाँ नवाज शरीफ, उसकी सोच में और पाकिस्तान की सलामती के मफादात, कश्मीर, सियाचिन, सरक्रिक, उनके दरमियान खुला तसादुम है। मियाँ साहब आज भी उन्होंने वाशिंगटन बीजिंग में कहा है कि हम ताल्लुकात मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो किस बुनियाद पर हैं? वो बड़े जो मामलात हैं कश्मीर, सियाचिन, सरक्रिक, उनको पीछे रख कर उसे क्या कहते हैं, मामूल के ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात। चुनांचे आपकी ये जो सियासी क़यादत है, ये तो जब तक तब्दील नहीं होती, भारत के साथ आपके मामलात इसी तरह रहेंगे कि अस्करी क़यादत किसी और तरह सोचती रहेगी और मियाँ साहब किसी और तरह। लेकिन सर ये मुझे बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि यहाँ तारिक पीरज़ादा साहब ने जो नुक्ता उठाया उससे तो वाज़े तौर पे ये महसूस होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन इंटरनली हमने अभी ये देखा कि एक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया भी था अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक बड़ी खुशउस्लूबी से तय कर लिया गया। ईरान के साथ हों, अफ़गानिस्तान के साथ हों या इंडिया के साथ हों, मामलात तो बहरहाल मुंसलिक हैं हमारी कौमी सलामती से। अगर फ़ैसला करना है तो हमारी सिविलियन क़यादत ने करना है। ऑब्वियसली आर्मी इज़ देयर टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट। आर्मी अपने तौर पे तो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती, लेकिन आपके ख्याल में ये जो मोदी महाराज हैं, कोई और तरीक़ा ऐसा है कि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, उधर अशरफ गनी को लेकर और यहाँ दीगर दूसरी क़ुव्वतों को लेकर एंटी पाकिस्तान हरकतें जो ये कर रहे हैं, उससे किसी तौर इनको बाज रखा जा सके? वो पहली बात तो आपने कहा कि मामला बड़ी बात है। आर्मी ने तो कुछ तब्दीली से हल किया और उसके अंदर अपनी अना का मसला नहीं रखता, लेकिन हमारे अपनी बात है ये सिविलियन क़यादत बात के पुलिस लोग हैं एज ए पार्ट ऑफ दिया और उनको बस एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। हमने शायद ये सोचते हुए कि फौज को नीचा दिखाते, ये बात याद रखिए। ये चीजें जो सिविल मिलिट्री रिलेशन ताल्लुकात में ये जो स्टोरी थी किसी सिविलियन ने लगवाई थी, फौज ने नहीं लगवाई थी, तो सिविल मिलिट्री रिलेशन ताल्लुकात
ताल्लुकात बुनियादी तौर पे ये सिविलियन लोग की क़यादत और इस किस्म के लोग खराब करते हैं। दूसरी बात हमने बात की अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान का एक प्रॉब्लम समझ लीजिएगा, अफगानिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, क्योंकि अब्दुल्ला अशरफ गनी, हामिद करजई जैसे लोग जो है वो या फिर इंडिया के या वो डॉलर पे पड़ते अमेरिका के। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए तो जो सौदा वो बेचते हैं वो सौदा खत्म हो जाता है, उनकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है। वहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाए तो इन लोगों को पूछेगा नहीं। आप उन्होंने हिकमत के हाथ जो गुजर